खटीमा से वो हारे और हारे हुए विधायक पे आपने दांव खेला, उसका पीछे कारण माननीय धामी जी इतने महान थे तो वो खटीमा से क्यों हार गए? धामी जी की जीत के लिए आपने साम दाम दंड भेद सारे हथकंडे अपना लिए हैं भाजपा ने। इस जीत के प्रति आश्वस्ता के लिए कैसा क्या डर है? अगर मैं ईमानदारी की बात करूं तो सर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन तो सर मुझे भी लग रहा है। पूरी जगह जगह इतने कटआउट, इतने बैनर लगे हुए हैं, कांग्रेस का एक बैनर मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। मैं सूक्ष्मदर्शी भी लेके गया, कहीं तो दिख जाए मुझे। तो सुने आपने ये सवाल, ऐसे कठिन सवाल पूछे हैं मैंने चंपावत के निवर्तमान विधायक कैलाश घेटौड़ी जी से, जिन्होंने पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी सीट का त्याग किया है। सामने दिखाई दे रही है आपको राम लक्ष्मण की जोड़ी, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चंपावत के लोगों ने कहा है आम सभा के दौरान। फिलहाल उनसे मैंने कठिन सवालों के जवाब लेने की कोशिश की है। अगर आपको सवाल जब पसंद आए, उनके जवाब पसंद आए, तो जो आपका अपना चैनल है रवि के बिंदास बोल, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुनिए शानदार इंटरव्यू को जो हर कठिन सवालों का जवाब लेते हैं। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। हमारे सामने मौजूद है कैलाश घेटौड़ी। ये परिचय का मोहताज नहीं है, आज पूरे हिंदुस्तान में ये नाम फेमस है क्योंकि इन्होंने किया है त्याग, और त्याग देता है आपको नाम। सबसे पहले सर आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। कैलाश जी, तो सुने आपने त्याग दिया, ऐसे ही कठिन सवालों के जवाब लेने की परिभाषा को हम कैसे परिभाषित करें? चंपावत के निवर्तमान विधायक श्रीमान कैलाश घेटौड़ी जी से, वो कैलाश घेटौड़ी जी टाइटल दे रहे हैं त्याग दी। सामने दिखाई दे रही है आपको राम लक्ष्मण की जोड़ी, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये टनकपुर के लोगों ने यहाँ पे आम सभा हो रही थी। और देखिए सामने राम लक्ष्मण की जोड़ी है या नहीं, इसलिए मैंने ये सवाल सेवा के भाव से अगर आता है वास्तव में ये जोड़ी जबरदस्त रूप से हिट हो रही है। अगर आपको सवालों के जवाब पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो वेस्ट पब्लिक को क्या दे सकता है, जिनके सामने आश्वासन देता है कि मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, और सेवा करते करते अगर उसको उससे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसने वो रास्ता अख्तियार करना चाहिए। हमने जो अच्छा हो सकता था वो किया है, वो उत्तराखंड के लिए भी, मेरे क्षेत्र के लिए भी। सर खटीमा से वो हारे और हारे हुए विधायक पे आपने दांव खेला, उसका पीछे कारण? ये आपकी नज़रों में हारे। आप उत्तराखंड की पूरी जनता से पूछिए कि क्या धामी हारे हैं। आपने देखा नहीं शायद, जिस दिन धामी जी का रिजल्ट निगेटिव आया उसके दूसरे दिन से मेरे ख्याल से सोशल मीडिया के इतिहास में किसी नेता के प्रति समर्थन का जितनी आवाज़ उठी है माननीय धामी जी के लिए, आज तक के इतिहास में किसी के लिए ऐसा हुआ नहीं। अगर माननीय धामी जी इतने महान थे तो वो खटीमा से क्यों हार गए? अब वही है ना, घर का जो कि जोगड़ा आन गाँव का सिद्ध होता है, वो है क्या, करते करते अगर आदमी को लोग नहीं समझते, आज जाकर के पूछिए खटीमा से। और धामी जी ने उस खटीमा से ही उत्तराखंड में इतिहास बनाने का काम किया था। उस खटीमा को देख के ही 47 सीटें आई थी। उनकी विकास की सोच 6 माह के अंदर जो उन्हें करिश्माई परिवर्तन उत्तराखंड में करने का एक सिलसिला जारी किया था, और वो साधारण व्यक्ति के भेजे हुए व्यक्ति भी नहीं है। सर खटीमा की हार का कारण क्या जान मानते हैं आप? देखो ऐसा है, अति विश्वास भी है, और थोड़ा सा लोगों ने गलत ढंग से काम किया, इसका भी दुष्प्रभाव रहा। लेकिन आपका लोगों से मतलब उनके कार्यकर्ताओं से? नहीं, कोई भी हो सकते हैं, वहाँ के लोग जो नहीं पहचान पाए धामी जी को, और आज हमें उनने जो है, जो उनके पास अपॉर्चुनिटी थी हमारे पाले में डाली है। हम तो इतने सौभाग्यशाली हैं, हम और हमारी जनता। इसका रिजल्ट आपको 5 साल के बाद देखने को मिलेगा, और हम वास्तव में ऐसा कभी सोच नहीं सकते थे, न क्षेत्र की जनता और न मेरे पास कभी ऐसा अपॉर्चुनिटी आ सकती थी जैसी अभी आई थी। अच्छा, धामी जी की जीत के लिए आपने साम दाम दंड भेद सारे हथकंडे अपना लिए हैं भाजपा ने। इस जीत के प्रति आश्वस्ता के लिए कैसा क्या डर है? नहीं, आप जो भाषा का उपयोग कर रहे हैं वैसा भाजपा नहीं करती है। ये साम दाम दंड भेद ये सारी हमारी परिभाषा में है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी की परिभाषा में जनसेवा है, और उस सात्विक रूप से है। आपने देखा होगा जो आम चुनाव हुआ था उसमें कैसा माहौल था, और आज देखिए कितनी शालीनता से चुनाव लड़ा जा रहा है। कहीं सर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि आपने चुनावी आचार संहिता का ऐसा उल्लंघन किया है कि आज तक के हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा उल्लंघन कभी नहीं हुआ। एक बता दीजिए
कोई उल्लंघन ऐसा बता दें वो कांग्रेसी, खिसियानी बिल्ली लास्ट में क्या करती है, खमवाई नोचती है, उनके पास बचा क्या है। हम कह रहे हैं उत्तराखंड ही नहीं, भारतवर्ष का पहला विधानसभा क्षेत्र होगा जो कांग्रेस मुक्त होगा। वो उसमें बैठने के लिए कार्यकर्ता नहीं है। सर वो तो मैं एक्चुअली मैं आपसे इसलिए जीतने की कोई सवाल नहीं पूछा मैंने आपसे, क्योंकि मैं टनकपुर की 3 दिन की 4 दिन की यात्रा में हूँ और मैं ढूंढ रहा हूँ कांग्रेसी कार्यकर्ता मुझे कहीं मिल जाए। और मैं कल मेरा हिमेश खरकवाल जी से इंटरव्यू लिया, मैंने उनसे पूछा मैंने, सर आप हो कहाँ, आप एक कार्यकर्ता नहीं है। तो उन्होंने यही कहा कि वो चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। तो मैंने कहा आप धरने पे बैठिए, कह रहे हम चुनाव आयोग में जा रहे हैं। मैंने कहा आप ऐसी चिट्ठी मत खेलिए, चुनाव अगर यह उल्लंघन हो रहा है तो आप धरना दीजिए, प्रदर्शन कीजिए, पूरा मीडिया आपके पास आएगा। कह रहा उन्होंने मीडिया को भी खरीद लिया है। बताइए अब क्या करेंगे ये लोग, ऐसा हो सकता है क्या। और सर अगर मैं ईमानदारी की बात करूं तो सर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन तो सर मुझे भी लग रहा है। पूरी जगह जगह इतने कटआउट, इतने बैनर लगे हुए हैं, कांग्रेस का एक बैनर मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। मैं सूक्ष्मदर्शी भी लेके गया, कहीं तो दिख जाए मुझे। मैं वही कह रहा हूँ ना, देखो आचार संहिता का उल्लंघन हमने 1 नंबर का काम किया है। हमने जितने बैनर लगाए होंगे उसके बिल होंगे बाकायदा। कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको कि चुनाव आयोग हमको चैलेंज कर सके। हमने गाड़ियां भी मिनिमम चलाई हैं, किसी से पूछिएगा। हमने 8 गाड़ियों की परमिशन ली है, उनने 13 गाड़ियों की परमिशन ले रखी है। हमें तो पहले से पता है और हमारी जनता को पता है कि एक विधायक से और वो भी विपक्ष का विधायक, वो भी जिसको किसी चीज़ की जानकारी नहीं, उसके सामने पहाड़ के सामने सिर ठोक रहे हैं कांग्रेसी और लगा रहे हैं दोष। सर आपने कहा कि परमिशन, करण महाराज जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि हमारा बनवासा का ऑफिस खुल गया था, सुबह खुला शाम को बंद करा दिया। प्रशासन को मुट्ठी में बांध के रखा हुआ भाजपा ने। ये कांग्रेस करती थी, आपने देखा नहीं। हम तब जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे थे 2013 में। अगर आपको उसकी फाइट कहीं मिल जाए तो जरा देखिएगा। चुनाव आचार संहिता का दुरुपयोग और शासन सत्ता का दुरुपयोग किसे कहते हैं वहाँ आपको मिलेगा। यहाँ अगर कोई माइकल लाल कहते, एक सिपाही, एक पुलिस वाला कहीं भी किसी शासन सत्ता के दबाव में अगर काम करता हुआ दिखे, ये हमारी परंपरा। बनवासा का जो ऑफिस था वो खुला, वो बंद कैसे हो गया, क्या कारण था उसके पीछे? भाई एक बात सुनिए, पूरी ये चंदनी एरिया में एक झंडा कहीं नहीं लगाया। अब गांव वालों ने देखा कि कोई ऑफिस खुल रहा है, यहाँ पर कोई आदमी अगर अपने घर में शरण दे रहा है, तो उनको गुस्सा आया कि यार मुख्यमंत्री हमारे यहाँ आ रहा है और तू यहाँ कांग्रेस को लाने की सोच रहा है। तो गांव का विरोध था, हमारा लेना देना क्या उससे। हाँ ये प्रजातंत्र है भाई, कोई भी कहीं भी ऑफिस खोल सकता है, हम क्यों करें, हमें क्या उसने काट रखा है। हमारे पास तो इतना कार्यकर्ता है, आज देख रहे हैं जहाँ देखो भाजपा, जहाँ देखो भाजपा। हमें ये सब करने की जरूरत क्या है जब हम एक तरफा जीत हासिल कर रहे हैं। तो सर मैं एक चीज़ जान रहा हूँ कि जब यहाँ से धामी चुनाव लड़े तो आप लोगों को लगा कि कहीं भीतरघात हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस भाजपा के कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जिनकी जो प्रतिष्ठा है, जो उनका वरिष्ठता है, वो सब दांव पे लग गई है। नहीं ऐसा नहीं है, भाजपा में ऐसा कुछ नहीं होता है। और जो दिखाते हैं लोग वो होता नहीं है। ये एक बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और जिसका प्रतिनिधित्व माननीय मोदी जी कर रहे हैं, और प्रदेश में सारे नेता एक लक्ष्य पे चलते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है, वो जो बातें मीडिया में फैलती है या कहीं और से निकलती हैं, कांग्रेस फैलाती हैं, वो बातें दूसरी हैं। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का अपना संगठन है, मात्र संगठन हमारे साथ चलता है, उसको हम फॉलो करते हुए। सर जिस दिन चुनाव डिक्लेयर हुए और भाजपा बहुमत की तरफ बढ़ रही थी, तब मेरे सामने टिहरी की सांसद जब आई तो उनका मैंने इंटरव्यू लिया भाजपा ऑफिस के सामने देहरादून में। मैंने उनसे कहा कि बताइए इस प्रचंड जीत के पीछे कौन है, धामी, मोदी और कार्यकर्ता। उन्होंने छूटे ही बोला मोदी और कार्यकर्ता, उन्होंने धामी को कहीं पर भी उनका नाम नहीं लिया। तो क्या आपको लगता है कि जो वरिष्ठता है नेताओं में, उस पर उनको लगता है कि अब हम उस प्रतिष्ठा में नहीं रह पाएंगे? नहीं देखिए, इस स्तर की राजनीति मेरी नहीं है। और दूसरा, मैंने जहाँ तक देखा सुना है, हम अपने परिवार के बारे में, अपने बुजुर्गों के बारे में जितना जानते हैं उतना ही बयान कर सकते हैं। पार्टी के बारे में जितना जानते हैं उतना ही बताएंगे। हमारी पार्टी में ऐसी कंट्रोवर्सी कहीं है नहीं, सयाना सयाना होता है। और अगर छोटा बच्चा भी अगर काबिल बन जाता है तो उसको उच्च सीढ़ी में बैठने का हक होता है।
और हमारे यहाँ बहुत आदर से उनको बिठाया जाता है। आपने देखा होगा एक नए नए रूप में हर स्टेट में देखा होगा कि कैसे कैसे सीएम को बिठाया और कितनी सफलता हमने प्राप्त की है। मेरा ये सवाल है अगला कि जब खटीमा से वो चुनाव जब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया पहली बार, तो क्या उम्मीद थी कि आपको कि पुष्कर धामी जैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? एक किसी को भी उम्मीद पहले से होती नहीं है, और इस भारतीय जनता पार्टी में तो कहाँ का आदमी कहाँ पहुँच जाएगा इसका भरोसा कोई नहीं कर सकता है। हमें खुद पे उम्मीद नहीं थी कि हमें टिकट मिलेगा, दो बार विधायक बन जाएंगे। और खटीमा से उनकी हार की उम्मीद थी आपको वैसे? नहीं, लेकिन उम्मीद हमको हार की नहीं थी, क्योंकि 6 महीने के अंदर जो काम धामी जी ने किया था, उस काम के सहारे उन्होंने सोचा कि मेरा क्षेत्र है, मेरे लोग जानते हैं, मैंने विकास किया है। सर, मैंने खटीमा में सर्वे किया। खटीमा जो मुझे 3 बड़े कारण मिले। पहली नज़र में सबसे पहले आपके कार्यकर्ताओं की उद्दंडता, घमंड चरम पर था, वैसा लोगों ने बोला। दूसरा, जब 2 बार विधायक रहे वहाँ धामी जी, तो विधायक वहाँ पे विकास कार्य नहीं हुए हैं रूरल इलाके में, यहाँ के लोगों ने बोला, वो भाजपा के लोगों ने बोला। और तीसरा सबसे बड़ा कारण कि वहाँ पे जितने भी वोट अभी तक गए थे, बहुजन समाज पार्टी को 10 से 15 हज़ार वोट मिलते थे, और वो वोट सिर्फ 900 मिले इस बार। यानी कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी को वोट जाए उसके भरोसे बैठे थे। तो ये सर्वे आप लोगों ने नहीं किया जब मुख्यमंत्री चेहरा आप खटीमा से लड़ा रहे हैं। देखो, पहली बात तो मैं आपसे कहूँ कि 2 बार विधायक बने, उनने काम नहीं किया। कैरवाब अगर काम नहीं किया होता तो 100 बेड का अस्पताल नहीं होता, एकलव्य विद्यालय नहीं होता। बड़े बड़े काम, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम माननीय धामी जी ने किया खटीमा में, विधायक रहते भी किया। और जैसे ही मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद तो चमत्कारिक परिवर्तन हुआ खटीमा में। ये सब नहीं है। और दूसरी चीज़ पूछी आपने, वो बहुजन समाज पार्टी को वोट चला गया? नहीं, वो हमारे यहाँ क्राइटेरिया नहीं रहता कौन किस पार्टी को। सर, आपके कार्यकर्ता जो उनके घमंड उद्दंडता चरम पर थी, वहाँ के लोगों ने मुझे बताया। ये लोग क्या कहते हैं उस पर नहीं जाते हम। हर जगह होता है, अगर 2-3 बार अगर विधायक बन जाता है आदमी तो कुछ खिलाफ भी लोग हो जाते हैं, कुछ एंटी इनकम्बेंसी होती है। लेकिन देखो, जाको राखे साहियाँ मार सके न कोई। और दूसरा क्या है, एक चीज़ और कह रखी है, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जाने से कुतुम मनस्या। क्या जानते खटीमा लोग नहीं जान पाए उस पुरुष के भाग्य को जिसको यहाँ आकर के उदय होना था। सर, मैंने जब खटीमा से चुनाव हारे उसकी वजह मैंने यहाँ सर्वे किया, तो मैंने एक वीडियो बनाया था, खटीमा तेरा शुक्रिया तूने धामी को हराया। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो पहाड़ की तरफ चुनाव लड़ेगा तो निश्चित पहाड़ का भला होने वाला है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। क्योंकि ये एक तरफा चुनाव जी है। एक पत्रकार होने के नाते ये नहीं कहा जाता कि पत्रकार पहले से बोल दे चुनाव कल है, वोटिंग कल होगी, और उससे पहले ही मैंने कह दिया कि एक तरफा जीत रहे हैं। अब मसला इस सिर्फ 2 बातों पर अटका पड़ा है, वोटिंग परसेंटेज कितना जाएगा, और दूसरा क्या कांग्रेस जमानत बचा पाएगी। इन 2 पर मुझे आपके जवाब चाहिए। आज हम आपको कहते हैं, याद रखिएगा मेरी बात, अगर कांग्रेस ने जमानत बचा ली तो हम राजनीति छोड़ देंगे, एक। और दूसरा, ये वास्तव में एक गजब का करिश्मा होने वाला है, और ये पहाड़ के लिए एक सौगात बन करके माननीय धामी जी आए हैं। आज जो चीज़ हम सोच नहीं सकते हैं वो चीज़ हो जाएगी। आपको मैं बता रहा हूँ, आप मेरे को 1.5 साल बाद फिर आइएगा। आज जो मैं कह रहा हूँ, जो मैंने देखा है, मैंने यूं इस्तीफ़ा नहीं दिया है। मैंने एक व्यक्तित्व के पीछे, एक जो युवा 47 साल का बड़ी तेज निकल रहा था उत्तराखंड के डेवलपमेंट के लिए, एक उसके लिए। दूसरा, मेरे विधायक रहते कितना काम मैंने पिछले 5 साल में किया, और एक विधायक कहीं भी, मैं ही नहीं, जितने भी विधानसभा क्षेत्र में केवल विधायक रह करके आदमी काम करता है, वो कितना काम किया होगा, वो सब आकलन मेरे पास रहता था और रहा है। एक बतौर मुख्यमंत्री अगर कोई प्रतिनिधित्व करता है तो अपने आप ही, कल माननीय योगी आदित्यनाथ जी आए थे, उनने कहा 5 साल पहले अगर गोरखनाथ गए होते तो देख आते, और आज गोरखनाथ जाओ तो नज़ारा कुछ और है। तो हमारी भी ऐसी दृष्टि रही है, जहाँ हम आए थे कि यार हम अपने क्षेत्र का भला करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। आज हम उसमें 2 कदम बढ़े हैं इकट्ठे आगे। एक माननीय धामी जी को विधायक बनाएंगे, और दूसरा वो पहले से ही मुख्यमंत्री बने हैं।
आज तो सौगात मिलेगी हमारे क्षेत्र को। मैं दो सवालों के बाद बात खत्म करूंगा। एक सवाल कठिन सवाल है, जवाब मैं जानता हूं, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत या तीरथ सिंह रावत के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता तो क्या भाजपा को प्रचंड बहुमत मिलता? इसका जवाब मैं जानता हूं, पर मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी में ये संगठन चुनाव लड़ाता है और इसमें कई हमारे घटक काम करते हैं और देखिए, आपसे मैं प्लीज़ राजनीतिक वाली बात मत करना, सटीक, हालांकि चुनाव कल तो है, लेकिन मैं चाहता हूं ईमानदारी से, और जब मैंने पूरा सर्वे किया यहाँ पे तो आप अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, इसलिए सवाल मैं आपसे पूछा। नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ, आज जो देश का नेतृत्व है मोदी जी के हाथ में है, और आपको निश्चित जानना, जिस प्रदेश में भाजपा डूब रही हो या ऐसा हो रहा हो, मोदी जी अगर 2 सभा करते हैं उस प्रदेश का कायाकल्प होता है। तो ऐसा कई जगह हुआ है और यहाँ भी ऐसा नहीं था, काम हुए थे, काम किए थे और आगे इतनी निराशा भी नहीं थी, और कांग्रेस ही केवल निराशा फैला रहे थे, लेकिन जो धामी जी ने किया वो अप्रत्याशित किया। सर, मैं आपसे ये इसलिए सवाल पूछा मैंने वाला कि जब धामी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो मैं गढ़वाल के सर्वे पर था, और अब यकीन नहीं करेंगे कि जो कांग्रेसी थे, गढ़वाली लोग, कुमाऊं का मुख्यमंत्री, और वो गढ़वाली लोग ऐसा कह रहे थे कांग्रेसी कि ये बंदा जो बन गया है, ये भाजपा को जो जीरो में थी उसको 17-18 सीट में लेके आ जाएगा। मतलब उनके अंदर भी जोश दिख रहा था, इसलिए मैंने सवाल पूछा, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मैंने ये वीडियो बनाया भी है, अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत की चुनाव लड़ा जाता तो शायद भाजपा की स्थिति वो थी जो आज कांग्रेस की स्थिति है। फिलहाल अंतिम सवाल आपके साथ है कि क्या धामी जी जब मुख्यमंत्री हैं तो हम पहाड़ों में जो अस्पताल व्यवस्थाएं हैं, सड़कें तो खैर बन रही हैं, सबसे मेन है स्कूल और हॉस्पिटल्स, उन दो पर क्या काम हो पाएगा? क्योंकि रोजगार पे तो मोदी धामी जी काम कर रहे हैं, पर इस पर अस्पताल और स्कूलों पे काम नहीं हो पाते, और धामी जी से बहुत उम्मीदें हैं। आपको एक चीज़ बताऊं, धामी जी की आहट से ही यहाँ 300 करोड़ रुपया आ गया इस विधानसभा में। 100 करोड़ रुपये जो है स्मार्ट सिटी के लिए आ गया है, टनकपुर और चंपावत के लिए 95 करोड़ रुपये और डेवलपमेंट के लिए दे दिया है। अगर एक विधायक बन जाता है सौभाग्य से, तो मेरे ख्याल से 5 साल के कार्यकाल में उम्मीद नहीं कर सकते 300 करोड़ ले आएगा। अभी उनका आना हुआ ही नहीं है, अभी कल इलेक्शन है, कल वोटिंग है, और जब वो स्थापित यहाँ हो जाएंगे तो खटीमा के जैसे काम जब होने चालू होंगे तो यहाँ जगह नहीं बचेगी साहब। इतनी शानदार प्राकृतिक रूप से हमारे यहाँ है ये पूरा हमारा एरिया, आप देखना कि नैनीताल और मसूरी को भूल जाएंगे। धामी जी की नज़र इतनी तेज़ है और इतनी सटीक है, वो कहाँ पर क्या रखना है, उनको बड़ा ज़बरदस्त आर्किटेक्ट है, आप देखना बहुत शानदार होने वाला है। मैं सवाल अचानक से मेरे दिमाग में सवाल आ गया, आखिरी मैं समाप्त करूंगा, क्या इन चुनाव में ठाकुर ब्राह्मण होने की संभावना है? क्योंकि ये देखा गया, मैंने कई लोगों से पूछा है, लोगों ने ये बोला कि जो वो हैं वो कह रहे हैं 2 वोट तो, अगर एक परिवार में 4 वोट हैं तो उन्होंने बोला कि 2 वोट तो हम घटोड़ी जी को देंगे। ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा पहाड़ में कभी न हुआ है न होगा। यहाँ शायद 47% ठाकुर हैं और हम क्या हैं, पंडित हैं। हम हमेशा जीतते हैं, इसलिए उससे पहले हिमेश करपाल जी जीते हैं, लगातार पंडित जीता है। ऐसा ठाकुरों में अगर पंडित जीता है तो पंडितों में भी ठाकुर जीत सकता है, और पंडितों की संख्या बहुत कम है यहाँ, ऐसा है। मतलब ठीक है, लेकिन ऐसा यहाँ पहाड़ में राजनीति होती नहीं है, तराई की बातें हैं यहाँ की नहीं। बहुत धन्यवाद आपका इंटरव्यू के लिए देने के लिए। देखिए, इस तरह की चीज़ जो यहाँ पे आई, ठाकुर बाबू ने क्लियर कर दिया है। अपने आप में चुनाव तो ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि पहली बार एक ऐसा चुनाव होने जा रहा है जिसपे सिर्फ मसला यहाँ टिका हुआ है कि वोटिंग परसेंटेज कितना जाएगा और जमानत बचा पाएगी या नहीं पाएगी, क्योंकि जीत तय मानी जा चुकी है।